Good morning, students. This is the fourth part of fundamental rights, which is a subsection of Constitution why and how. In last videos, we have discussed about the right to equality, right to freedom, and right against exploitation and religious freedoms also. Today, we will discuss about some rights which are known as cultural and educational rights. स्टूडेंट्स, इन राइट्स का अगर अपन देखें आर्टिकल कहाँ तक मेंशन है, देन आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 29 एंड 30 में ये दोनों के दोनों राइट्स मेंशन है। आर्टिकल 29 में मेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जिसको स्टेट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, वो माइनॉरिटी की स्टेटस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मुस्लिम कम्युनिटी को हमारी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी माना है, जैन कम्युनिटी को भी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी माना है, सिख्स को भी हमारी गवर्नमेंट माइनॉरिटी मानती है। ऐसे दूसरे भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया है, और जिनको माइनॉरिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया है उनके पास अंडर आर्टिकल नंबर 29 ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें। जैसे समर वेकेशन में कई कम्युनिटीज़ क्लासेस चलाती हैं अपनी जो ओरिजिनल लैंग्वेज बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये क्लासेस वो चला सकते हैं, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट को प्रमोट कर सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, इसको लेकर लिटरेचर पब्लिश कर सकते हैं, अपना जो लैंग्वेज डे है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, मोर एंड मोर अवेयरनेस लोगों में ला सकते हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर। अगर उनको कोई समिट रखना हो, कोई मीटिंग रखना हो, तो वो इसके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हैं। अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का राइट भी इन कम्युनिटीज़ के पास रहता है, माइनॉरिटीज़ के पास रहता है। कल्चर को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि वो अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकती हैं और गवर्नमेंट उनको नहीं कहेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कि जैन कम्युनिटी जो है वो उनका कल्चर है पर्यूषण रखना, ठीक है, तो वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्यूषण रख सकती हैं। पर्यूषण रखना उनका कल्चर का एक पार्ट है। अब उनके कल्चर का ही एक पार्ट है तो वो पर्यूषण कर सकती हैं, और उनको कोई पर्यूषण मतलब जो फास्ट है जैन कम्युनिटी में, वो करने से कोई इनको मना नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करें, पर्यूषण इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। अब इस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करें, तो कई बार जैन कम्युनिटी में भी देखा गया है, सारी कम्युनिटीज़ में देखा गया है, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी, वो अपनी एक बुकलेट निकालती हैं, उसमें अपने रिलीजन कैसे बना, इसका प्रमोशन कैसे करें, इसका ओरिजिन और एवोल्यूशन, इन सारी बातों के बारे में वो आज की जनरेशन जिसको अपने रिलीजन के बारे में नहीं मालूम है या कम मालूम है, उसके बारे में अवेयर करवाती हैं, बताती हैं, वेरियस मीटिंग्स रखती हैं जिसमें कि वो बच्चों को अवेयर करने का काम करती है और लोगों को ये बताती है कि हमारा कल्चर रिच है और आप अपने कल्चर को प्रैक्टिस करें। अंडर आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब जिन माइनॉरिटीज़ की हम लोगों ने बात की थी, उनके पास राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी एस्टैब्लिश कर सकती हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुस्लिम कम्युनिटी जो कि एक माइनॉरिटी रिलीजन का स्टेटस जिसको मिला हुआ है, उसके पास क्या राइट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का राइट इनके पास है। और इसी आर्टिकल के अंडर मुस्लिम कम्युनिटी क्या करती है, वो मदरसा, ठीक है, वो मदरसा एस्टैब्लिश करती है। मदरसा में क्या होता है, इनको अपने रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल 30। ये स्टूडेंट्स हमारे हुए आर्टिकल फ्रॉम 14
यहाँ हम लोगों ने कहाँ से स्टार्टिंग की थी? इक्वालिटी बिफोर लॉ से। इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 14। और हमने यहाँ तक कौन से आर्टिकल की बात की? हमने यहाँ पे बात की आर्टिकल नंबर 30। अब स्टूडेंट्स, ये वाला जो आर्टिकल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हम इन डिटेल में अभी पढ़ेंगे। और ये वाला जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल 32। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कहा आर्टिकल 30, और डायरेक्ट अब 32 आ रहा है। देन वेयर इज आर्टिकल 31? तो आर्टिकल 31 को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को डिस्कस करने के लिए एक ब्लैंक स्लाइड में अपने पास ले लेती हूँ, जहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिखती जाऊँगी। आई विल शेयर नोट्स विद यू, और जो कि मैं कर चुकी हूँ आपके साथ नोट्स शेयर, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ मैं ब्रीफली कुछ एक पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ जो कि आर्टिकल 31 से रिलेटेड हैं। आर्टिकल नंबर 31, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम एक बार चीज़ देखिए, फंडामेंटल राइट का चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 to 35 है। तो एक राइट था, आज भी है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था, वो कहाँ मेंशन था? वो मेंशन्ड था आर्टिकल नंबर 19 सबसेक्शन 7 पहला। दूसरी जगह हमारा यही राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ मेंशन था? आर्टिकल नंबर 31। दोनों जगह पर ही राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन्ड था। अब दोनों आर्टिकल आप देखो, 19(7) किसके अंडर आ रहा है? फंडामेंटल राइट के अंदर। आर्टिकल नंबर 31 ये किसके अंडर आ रहा है? आर्टिकल नंबर 31 भी फंडामेंटल राइट का चैप्टर में आ रहा है, ठीक है। तो पहले ये दोनों के दोनों ही, अब क्योंकि ये दोनों के दोनों ही फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आ रहे हैं, इसलिए अर्लियर राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया। उस केस का नेम था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस। अब इस केशवानंद भारती केस जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारे लिए बेसिक नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट बेसिक और कंपल्सरी और मैंडेटरी फॉर अस। ये हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है, बेसिक नहीं है, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया। अब केशवानंद भारती केस में जब ये कहा गया दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट बेसिक फॉर अस, हमारे लिए वो बेसिक नहीं है, और क्योंकि वो बेसिक नहीं है इसलिए गवर्नमेंट चाहे, हमारी पार्लियामेंट चाहे तो इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा सकती है या फिर वो छीन सकती है, ये काम कर सकती हैं। पहले हम लोगों ने क्या कहा था? इन लास्ट वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एनक्रोच और स्नैच और सस्पेंड योर फंडामेंटल राइट्स। और अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करती है गवर्नमेंट इन जनरल टाइम और नॉर्मल पीरियड, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो बेसिक नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट चाहे तो वो राइट टू प्रॉपर्टी छीन सकती है, ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है छीन सकती हैं, तो फिर हुआ ऐसे कि 1978 में, इन 1978 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट का नंबर है 44th अमेंडमेंट, ठीक है।
स्टूडेंट्स, ये नंबर मैंने आपको, वैसे में कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट्स होते हैं उन नंबर्स को आपके लेवल तक याद करने के लिए मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में अभी आपने एडमिशन लिया है। लेकिन ये मैं 44th अमेंडमेंट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिनको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है तो जो स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं या फिर वो कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये अमेंडमेंट लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कंटेक्स्ट आया है, अभी रेफरेंस आया है, तो मैंने आपको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो बता दिया कि 44 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बट देयर इज़ एन अनदर अमेंडमेंट जिसको भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट जब रेफरेंस आएगा तब मैं आपको वो बात अभी बाद में बताऊंगी, अभी इतना ओवरलोड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग वापस अपनी बात पर आते हैं। 1978 में हमारी गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने 44th अमेंडमेंट किया और इस 44th अमेंडमेंट के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले कौन से आर्टिकल में मेंशन थे? मैंने 2 आर्टिकल आपको नाम बताए थे अभी, 19 सबसेक्शन 3 एंड आर्टिकल 31, इन दोनों में ही राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन था। लेकिन 1978 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट हुआ एंड थ्रू दिस अमेंडमेंट गवर्नमेंट अबॉलिश्ड दीज 2 फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट ने इन दोनों फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश कर लिया। अबॉलिश कर लिया मतलब हटा दिया, ठीक है। इस वजह से आपको राइट्स जो हैं दोनों के दोनों को हटा दिया, 97 भी हटा दिया और 31 भी हटा दिया। इस वजह से आप जब यहाँ पे देखते हैं, इन आर्टिकल्स में आप देखते हैं तो आपको लास्ट आर्टिकल मिलता है आर्टिकल 30 और यहाँ वापस स्टार्ट हो जाता है 32, और जो 31 था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने 1978 में अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। इस वजह से ये आर्टिकल आज की डेट में यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। और हमने जिस 19 सबसेक्शन 7 की बात की थी, 19 सबसेक्शन 7, सो स्टूडेंट्स आर्टिकल 19 यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये रहा, ठीक है। 19(1), 2, 3, 4, 5 और ये 6, आर्टिकल 19(6). अब इसके बाद भी आर्टिकल 19 सबसेक्शन 7 रहा करता था, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसके बाद आर्टिकल 19(7) हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी का, लेकिन 44th अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने इसको भी अबॉलिश कर लिया। तो यहाँ पे टोटल कितने आर्टिकल बचे? 6 आर्टिकल्स यहाँ पे रहे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी कि राइट टू प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब राइट टू प्रॉपर्टी में था क्या? राइट टू प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स ये बात थी कि इनिशियली जब राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ एग्जिस्ट करता था अंडर आर्टिकल 31 एंड 19 सबसेक्शन 7, तो ये कहा जाता था कि ईच एंड एवरी पर्सन को, सिविलियन ऑफ इंडिया को प्रॉपर्टी ओन करने का, उसको स्पेंड करने का, उसको सेव करने का ये सारे राइट्स हैं। हाइपोथेटिकली आपका एग्जाम्पल लें तो बिफोर 1978 आपको प्रॉपर्टी खरीदने का, उसको खर्च कैसे करना है, दाम देना है, सेव करना है, क्या करना है, इस पर पूरा का पूरा आपका राइट रहा करता था। और गवर्नमेंट आपका ये राइट नहीं लेगी कि नहीं ये तो मुझे दाम देना ही पड़ेगा आपको, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को कैसे खर्च करें। आप चाहे तो कपड़े लेके खर्च करें, आप चाहे तो मोबाइल फ़ोन पे स्पेंड करें, आपकी मर्जी थी। और गवर्नमेंट आपसे, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन है मान लो, लेकिन गवर्नमेंट आपकी ज़मीन आपसे नहीं ले सकती थी, क्योंकि आपको राइट टू ओन प्रॉपर्टी
था। पर इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे स्टूडेंट्स। इश्यूज क्या थे? इशू ये था सबसे बड़ा कि मान लो गवर्नमेंट को अगर कोई नेशनल हाईवे बनाना है, आप नेशनल हाईवे बनाएंगे तो ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। अब लैंड किसके पास है? लैंड तो पीपल के पास है, लोगों के पास है। अब लोग उस लैंड को देना नहीं चाह रहे, गवर्नमेंट को मना कर रहे, नहीं हम अपनी ज़मीन तुमको नहीं देंगे। अब जब गवर्नमेंट को लैंड नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट नेशनल हाईवे कैसे बनाएगी? अगर कोई हॉस्पिटल बनाना है तो वापस ज़मीन चाहिए, ज़मीन चाहिए तो ज़मीन किसके पास है? लोगों के पास है। और अंडर आर्टिकल 31 हम गवर्नमेंट लोगों से ज़मीन छीन भी नहीं सकती थी कि नहीं हम हमारे तो नेशन बिल्डिंग का काम है, हम आपसे ज़मीन छीनेंगे। ऐसा भी नहीं कर सकती थी कि ज़बरदस्ती लोगों से ज़मीन ले ले। तो ये सारी बहुत सारे हर्डल्स आ रहे थे नेशन के डेवलपमेंट में। लैंड रिलेटेड जो नेशन डेवलपमेंट के वे में एक हर्डल थे, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी ही हटा दिया। और गवर्नमेंट ने कहा कि अब अगर गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है नेशन बिल्डिंग के लिए, कोई जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए अगर लैंड की रिक्वायरमेंट होती हैं तो गवर्नमेंट उस लैंड को अक्वायर करेगा। इसको लेकर भी बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं, आर्टिकल्स बने हैं। ये अभी आपके लेवल पर जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप बड़े होंगे, आप कॉलेज जाएंगे, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तब आप इन टेक्निकलिटीज़ को समझेंगे और गवर्नमेंट कौन कौन से दूसरे बिल लाई थी, लॉ बनाए हैं गवर्नमेंट ने इसको लेकर, वो आप बाद में समझेंगे। अभी टेंशन ना लें। अभी बस इतनी सी बात ध्यान देने की है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटाया था। हटाने के पीछे एक मेजर रीज़न जो गवर्नमेंट ने दिया था, आर्गुमेंट दिया था, दैट वाज कि नेशन डेवलपमेंट के प्रोग्राम के बीच में ये राइट टू ओन प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा हर्डल बन रहा था। लोग अपनी ज़मीनें देने से मना कर रहे हैं। अब ज़मीनें देने से मना कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो स्कूल बनाना है, उसको हॉस्पिटल बनाना है, उसको नेशनल हाईवे बनाना है, रेलवे ट्रैक के लिए भी उसको रास्ता निकालना है। कैसे करेगी जब लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं? इसलिए इसी को हटा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये वाली कंडीशन थी। लेकिन वापस अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपसे अंडर आर्टिकल 19(7) एंड आर्टिकल 31 में आपसे राइट टू प्रॉपर्टी ले लिया तो आपके पास प्रॉपर्टी ओन करने का हक नहीं रहा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम रजिस्ट्री तो अभी भी हमारे नाम पर हो सकती है, हम ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने मन से जहां हमको स्पेंड करना हो हम वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो हमको कुछ नहीं कहती है। आपने बिल्कुल सही कहा, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कहती है, क्योंकि ये जो राइट था, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, ये पहले पार्ट था फंडामेंटल राइट का। ठीक है, फंडामेंटल राइट का वो पार्ट था। और फंडामेंटल राइट का पार्ट होने की वजह से गवर्नमेंट आपको अगर कुछ कहती थी तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, है ना। लेकिन अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि गवर्नमेंट ने इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया लीगल राइट में। एक लीगल राइट बना दिया। राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी आपके पास है, लेकिन आज की डेट में वो फंडामेंटल राइट नहीं हो कि उसकी स्टेटस क्या है? लीगल राइट की। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? 2 आर्टिकल में पहले था, दोनों में से हटा दिया और 2 में से हटाने के बाद उसको शिफ्ट कहाँ किया? उसके लिए एक न्यू आर्टिकल यहाँ पे नाउ स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट, तब आप इस राइट का वायलेशन होने की स्टेटस में कहाँ जा सकते थे? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। बीच में कहीं नहीं जाना है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ। लेकिन अगर कोई आर्टिकल, कोई राइट आपका लीगल राइट है तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में अगर आपके राइट का वायलेशन होता है तो वायलेशन की सिचुएशन में आप कहाँ जाएंगे? पहले आप
लोअर कोर्ट जाएंगे, मैं हायरार्की नहीं बता रही हूँ कि पहले एसडीएम कोर्ट जाएगा, फिर सेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट, वो टेक्निकल लैंग्वेज में अभी आपको नहीं बता रही हूँ, मैं तो एक सिंपल लैंग्वेज में फ़िलहाल आपको बता रही हूँ, फिर डिटेल में अपन आगे और कभी पढ़ेंगे। पहले आप लोअर कोर्ट में जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, लेटर ऑन फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आपके इस केस को लेने से मना भी कर सकता है, ये लीगल राइट के केस में। लेकिन अगर आपका केस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन है, और सुप्रीम कोर्ट आपके इस केस को सुनने से मना नहीं करेगा। ये बड़ा डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनमें अमेंडमेंट के बारे में अगर अपन देखें तो उनमें अमेंडमेंट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत हार्ड है अमेंडमेंट का प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है वो इसी चैप्टर में हम लोगों को देखना है। लेकिन अगर लीगल राइट्स की अपन बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट कंपैरेटिवली इजीली गवर्नमेंट वहाँ पे अमेंडमेंट कर सकती है, प्रोसीजर जो है वो इजी है। इसलिए लीगल राइट तो जल्दी छीने जा सकते हैं, पर फंडामेंटल राइट को छीनना गवर्नमेंट के लिए इतना इजी नहीं है, प्रोसेस हार्ड है। इस वजह से फंडामेंटल राइट नहीं छीने जा सकते, जबकि लीगल राइट जो है वो गवर्नमेंट छीन सकती है। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। आर्टिकल 32, यहाँ हम लोगों ने 31 तक बात की है। नाउ योर फाइनल आर्टिकल इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सिंपल शब्दों में अगर कहें कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, तो इसका मतलब बस इतना सी है कि ये जो भी राइट्स आपको मिले हुए हैं, ऑल दीज राइट्स, बहुत अच्छे से देख लो, इनको मैं जूम कर लेती हूँ, ठीक है। ये सारे जो आपके राइट्स हैं, इन पूरे राइट्स में से, ये फंडामेंटल राइट की बात कर रही हूँ मैं, फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 30, इन सारे आर्टिकल्स में से यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर किसी का वायलेशन होता है, सस्पेंशन होता है, इलीगली किसी तरीके से आपको राइट नहीं दिया जाता है कोई भी, तो इन सारे आर्टिकल्स में से अगर किसी भी आपके राइट का वायलेशन होता है, तो वायलेशन होता है तो आप कंप्लेन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कंप्लेन का प्रोसीजर क्या होगा, और कौन कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा, प्लस अपील कहाँ करेंगे, प्लस कौन सा एक्शन लिया जा सकता है, ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन्ड हैं? These all provisions are mentioned in Article 32 of Indian Constitution, which is right to constitutional remedies। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स प्रोवाइड करता है, इन राइट्स का प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। और कॉन्स्टिट्यूशन किसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल नंबर 32। सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 राइट है कि, और ड्यूटी भी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन नहीं करती है? बिल्कुल करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करती हैं। मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। कौन सी धारा है ना, कौन सी धारा के तहत, कौन सा आर्टिकल के अंडर में लेगा? 226। लेकिन यहाँ पे जो 32 आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 32 एम्पावर्स आर सुप्रीम कोर्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है,
तो ये 32 किसको एम्पावर करता है? सुप्रीम कोर्ट को करता है। अब सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या, इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इश्यू डायरेक्शंस, ऑर्डर, रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। राइट्स दिलवाने के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 3-4 काम कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। वो डायरेक्ट कर सकता है। पहली बात तो किसको डायरेक्ट करेगा? मान लो कि किसी ने किसी को हार्म पहुंचाया है, तो पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है कि इसकी लाइफ को थ्रेट है, आप इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। सरकार को हमारी डायरेक्ट कर सकता है, किसी को भी डायरेक्ट कर सकता है, एनीवन, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो हमारी इंस्टीट्यूशंस हो, पुलिस हो, चाहे गवर्नमेंट हो। फिर वो कोई ऑर्डर दे सकता है और फाइनली वो रिट्स इशू कर सकता है। रिट्स का मतलब इतना सी, रिट्स को भी आप ऑर्डर कह सकते हो एक तरह का, कि वो ऑर्डर इशू कर सकता है। अब ये ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। 5 टाइप्स के ये ऑर्डर्स होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इश्यू करता है। अब ये 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस स्लाइड में मैंने आर्टिकल 32 के अंदर जो 5 टाइप्स की रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है टू एनफोर्स आवर फंडामेंटल राइट्स, वो मैंने मेंशन की हैं। स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 हम लोग रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए सब्जेक्ट पेपर के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2019 का नेट था, उसमें एक क्वेश्चन आया था इन रिट्स से रिलेटेड। और क्वेश्चन इनके मीनिंग से रिलेटेड नहीं था, क्वेश्चन इनके ऑर्डर से रिलेटेड था कि इन रिट्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब क्रम क्या रहता है, सीरियल क्या रहता है, पहले कौन सा रिट आता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे और आपको ऐसे 1 बाय 1 लिखना था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5, ये चीज़ें मेंशन करनी थी। तो ना सिर्फ इनका मीनिंग जानना कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इनके ऑर्डर को जानना, इनका सीरियल जानना भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अब पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ये 5 टाइप्स की जो रिट्स इशू करता है, इनमें से सबसे फर्स्ट रिट जो है दैट इज हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या है, पहले हम एक बार इसकी टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ लें एंड लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन यू। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी ये सारी रिट्स को पढ़ने में। यस स्टूडेंट्स, a writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it. It can also order to set free an arrested person if the manner or ground of arrest are not lawful or satisfactory. लैंग्वेज टेक्निकल है, लेकिन परेशान होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। बहुत इजी है, बहुत अच्छा है और एक कॉमन मैन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब ये रिट क्यों ऐड करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को, ये रिट इशू करने का क्यों हमको एक राइट देना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसे क्यों किया? याद करो आप, जलियांवाला बाग मैसेकर के पहले भी एक रॉलेट एक्ट आया था। अब स्टूडेंट्स, रॉलेट एक्ट जो आया था उसमें उसके प्रोविज़न क्या थे? रॉलेट एक्ट का प्रोविज़न ये था कि पुलिस या गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को सबसे पहली बात अरेस्ट कर सकती है, सबसे पहले अरेस्ट कर सकती है, और दूसरा अरेस्ट करने के बाद उसको अपील करने का भी कोई राइट नहीं होगा, अपील करने का राइट नहीं होगा। थर्ड, उसको कोई रीज़न पूछने का कोई भी राइट नहीं होगा। तो अब क्योंकि ना तो आपके पास अपने अरेस्ट का रीज़न जानने का कोई राइट है, ना ही आप उस अरेस्ट के अगेंस्ट कोई अपील कर सकते हैं, और ना ही आप कोई लॉयर हायर कर सकते हैं। इसकी वजह से जो इनोसेंट पर्सन है, जो निर्दोष लोग हैं, वो निर्दोष लोगों को भी
बहुत परेशानी हुई थी। और हमारा पुलिस सिस्टम कई बार ऐसा रहता है और गलती भी कई बार हो जाती हैं। इसलिए इन सारी पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हिबियस कॉर्पस नाम का एक रिट ऐड किया है। और ये रिट इशू करने की जो ड्यूटी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32। और अगर आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट भी ऐसे रिट इशू कर सकता है। ठीक है, अब इस रिट में होता क्या है? इस रिट का मतलब ये है कि अगर पुलिस ने किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया है तो उस अरेस्टेड पर्सन को पुलिस को विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, मतलब एक दिन के अंदर पुलिस को वो जो अरेस्टेड पर्सन है, उस अरेस्टेड पर्सन को पुलिस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट में लाना पड़ेगा और कोर्ट के सामने पेशी करनी होगी, जिसको अपन कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। कानूनी भाषा जो है वो पेशी करनी पड़ेगी। पेश करना कितने घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा? अरेस्ट के विदिन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। और इसके साथ ही ये जो अरेस्टेड पर्सन है उसको अपनी अरेस्ट का रीज़न जानना, कि मुझे अरेस्ट क्यों किया है, ये रीज़न जानना भी ज़रूरी है। और यही रीज़न जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे, जब उसको पेश करेंगे कोर्ट में, तो पेश करने के टाइम भी पुलिस को कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हमने इन चार्जेस में, मतलब इस बंदे ने ये क्राइम किया है इसलिए हमने इसको अरेस्ट किया है। तो इसमें क्या क्या राइट्स होंगे एक अरेस्टेड पर्सन के पास, अपन उसकी बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टू नो द रीज़न। ठीक है, टू नो द रीज़न, सबसे पहले रीज़न जानने का हक होगा कि आखिर गिरफ्तार किया क्यों है, पहली बात। दूसरा राइट उसके पास क्या होगा? दूसरा राइट उसके पास होगा टू हायर द लॉयर। लॉयर को भी हायर करने का उसके पास राइट होगा कि ठीक है, मुझे अरेस्ट किया लेकिन मुझे अपने वकील से बात करनी है। तुरंत पुलिस को उसके वकील से बात करवानी होगी। पुलिस नहीं कहेगी कि ठीक है 2 दिन के बाद बात करना, ऐसा नहीं होगा। अरेस्ट करते ही तुरंत उसके पास राइट आ जाता है कि जो बंदा अरेस्ट हुआ है, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है, वो अपना लॉयर हायर करे या फिर लॉयर से बात करे। दूसरी बात। तीसरी बात उसके पास ये रहेगी कि विदिन 24 आवर्स, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, विदिन 24 आवर्स उस अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट में लाना पड़ेगा। कोर्ट में लाना पड़ेगा, है ना। वो पुलिस वाले किसी भी पर्सन को कोर्ट की परमिशन के बिना 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते हैं। अगर वो, मान लो पर्सन ए, अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपन देखते हैं इसकी हिबियस कॉर्पस की। पर्सन ए को पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है, अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने के बाद उसको 2 दिनों तक, टिल 2 days, 2 दिनों तक विदाउट एनी परमिशन ऑफ कोर्ट, 2 दिनों तक इन्होंने कहाँ रखा? पुलिस स्टेशन में रखा। 2 दिनों तक पुलिस स्टेशन में रखा। और ये 2 दिनों तक की जो मैं बात कर रही हूँ, इन 2 दिनों में ये जो अरेस्टेड पर्सन ए है, इस ए पर्सन को कोर्ट में पेश नहीं किया। अब ये क्या होगा? ये इस पर्सन ए के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। और इस वायलेशन की कंडीशन में ये पर्सन ए के पास पूरा राइट है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 एक अपील करे कि इन लोगों ने मेरी लिबर्टी छीनी है।
ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 ये पर्सन ए जो है वो कहाँ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कंडीशन में जो ऑर्डर इशू करेगी, जो आदेश देगी, वो ऑर्डर को क्या कहते हैं, उस ऑर्डर को कहते हैं हेबियस कॉर्पस। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पे एक इफ एडेड है ना। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है केरला में, है ना, केरला में अरेस्ट किया और उसको कोर्ट में लाना है जम्मू एंड कश्मीर में, तो 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तो ट्रैवलिंग में लग जाएगा, है ना। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम तो लग जाएगा केरला टू जम्मू एंड कश्मीर जाने में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न भी है, जो पेश करने की बात मैं कर रही हूँ ना, यहाँ पे देखो, द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। ये प्रेजेंट मतलब पेश होना है कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो पेश 24 घंटे में होना है, और अगर ट्रैवलिंग टाइम जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे। मान लो 24 घंटे तो आने, एक पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल में केरला से जम्मू कश्मीर में जाने में ही 24 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है, तो ये इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं होगा, है ना। ये आप सिचुएशन ऐसे समझें, 26 घंटे लगेंगे, अराउंड 26 आवर्स लगेंगे केरला टू जम्मू कश्मीर जाने में। तो 26 आवर्स तो ये हो गए, ये छोड़ेंगे। इसके बेस पर अपन आर्टिकल 32 के सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि नहीं 26 घंटे लग गए, मुझे अभी तक पेश नहीं किया। पेश कैसे करेंगे, आपका तो ट्रैवलिंग टाइम ही इतना लंबा है, ऐसा नहीं होगा। 26 घंटे प्लस कॉन्स्टिट्यूशन कितने का देता है टाइम, 24 आवर्स। तो 26 प्लस 24 आवर्स मिलाने के बाद भी अगर पुलिस उसको प्रेजेंट नहीं करती है बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने पेश नहीं करती हैं, तो फिर कोर्ट इस कंडीशन में ये रिट इशू कर सकता है। ये रही पहली बात। दूसरी बात इसमें ये है, इट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड, if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory। मान लो 24 घंटे के अंदर अंदर रजनी भीलवाड़ा में रहती है, रजनी को किसी बेस पे अरेस्ट किया और 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे पेश भी कर दिया, ठीक है। रजनी को आज 2 बजे अरेस्ट किया और शाम को 4 बजे, मतलब आफ्टरनून 2 o'clock तो मुझे अरेस्ट किया, 2 PM, और मुझे 4 PM इन्होंने, ठीक है, 4 PM इन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट भी कर दिया। लेकिन कोर्ट में जैसे ही मुझे प्रेजेंट किया तो पुलिस ने जो रीज़न बताए थे कि हमने रजनी को इस कारण अरेस्ट किया है, अगर वो रीजंस जो हैं ये लॉफुल और सेटिस्फैक्टरी नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि हम नहीं मानते कि रजनी को आपने गलत अरेस्ट किया है, या फिर नहीं हमारा कानून ये नहीं कहता कि रजनी को इस बेस पर अरेस्ट करना चाहिए, तो कोर्ट के सामने जब मुझे प्रेजेंट करते हैं तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि रजनी को रिहा कर दिया जाए, है ना। लिख रखा है यहाँ पे सेट फ्री एन अरेस्टेड पर्सन, वो एक अरेस्टेड पर्सन को फ्री करने का ऑर्डर भी इशू कर सकता है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, पहला तो 24 आवर्स में प्रेजेंट करने का, और दूसरा है उस बंदे को, उस अरेस्टेड पर्सन को फ्री करने का। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. In next videos, we will continue this chapter and the chapter of fundamental right as well. If you have any query, doubt or problem, then you can contact me directly. This is me, Rashni Gagwani, signing off.